जॉन विक में स्टोरी पे ज्यादा फोकस किया जाता तो क्या होता, नार्कोस या ब्रेकिंग बैड इंडिया में बनती तो क्या होता, और आपके और मेरे जैसे लोग मूवी बनाने निकलते तो क्या होता। इन सभी चीज़ों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीकेंड 3 मूवीज और सीरीज में, जिसमें से 2 आप घर बैठे नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो और तीसरी आपको थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। और मैं बात कर रहा हूँ डीमन सिटी, डब्बा कार्टेल और सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव की। और इन तीनों को ही देखने के बाद मेरा क्या ओपिनियन रहा यही मैं आपको बताऊंगा, और हर बार की तरह आपको टाइम स्टैम्प तो देखने को मिल ही जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डब्बा कार्टेल की, जिसके ट्रेलर ने ही काफी ज्यादा अच्छी हाइप क्रिएट कर दी थी। और कहीं ना कहीं ये सीरीज अपने पैरेलल्स ड्रॉ करती है ब्रेकिंग बैड जैसी आइकॉनिक सीरीज से, जहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स आपको टूको सलामांका और गुस्ताव फ्रिंग जैसे कैरेक्टर्स की याद दिलाएंगे। और साथ ही इसका सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट था इसका विलन, जो कि इस सीजन के फिनाले में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसको सुनील ग्रोवर ने काफी अच्छी तरीके से निभाया है। सीरीज के अंदर टोटल आपको 7 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जो कि 40 मिनट के आसपास है, एक्सेप्ट इसके आखिरी एपिसोड के, जो कि 1 घंटे के आसपास का आता है। और इसके अंदर आपको तगड़ी कास्ट भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे जितनी भी एक्ट्रेसेस आपको लीड रोल में देखने को मिलती हैं, उन सभी के परफॉर्मेंस में आप कोई भी कमी या नुक्स नहीं निकाल सकते। और साथ ही जितने भी मेल एक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह नजर आते हैं, और उनका काम भी काफी डिसेंट सा आपको लगेगा। और 7 एपिसोड लंबी ये सीरीज अपने सीजन 2 को काफी अच्छी तरीके से बिल्ड करके भी चलती है, जहाँ पे सीजन 2 के लिए आप काफी ज्यादा एक्साइटेड भी रहते हो इसको देखने के बाद। टेक्निकल पॉइंट्स की बात करें तो इसका डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले काफी अच्छी तरीके से लिखा गया है, जहाँ पे बहुत से सब प्लॉट्स भी डाले गए हैं, जो कि एंड होते होते आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। और साथ ही इसके अंदर जो डायरेक्शन और लोकेशन दिखाई गई है वो काफी ऑथेंटिक नजर आती है, जो कि आज के टाइम पे काफी कम ही देखने को मिलता है, जहाँ पे कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं है जो आपको सेट वाली फीलिंग देती है। साथ ही इसके अंदर जो बीजीएम को लेके एक्सपेरिमेंट किया गया है वो काफी अच्छी तरीके से काम करता है, जहाँ मुंबई के हिप हॉप सीन को भी काफी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। और 2 जगह पे आपको रैप सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, जिसमें एक हिंदी में और एक तमिल में आपको सुनने को मिलेगा, जिनको काफी अच्छी तरीके से बैकग्राउंड में ऐड करके सीक्वेंस को कॉम्प्लीमेंट किया गया है। और साथ ही इस सीरीज के अंदर कुछ नेगेटिव्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ सबसे पहला नेगेटिव तो इनके बिजनेस को लेके ही है, जो कि धीरे धीरे स्केल करता हुआ दिखाया गया है। पर अचानक से इनके डब्बा डिलीवरी वाला सिस्टम एक ऐप के थ्रू मैनेज होने लगता है। ये लोग अपने खुद की एक केमिकल लैब भी बना लेते हैं। इन सभी चीजों को इन लोगों ने कैसे किया, क्यों किया और कब किया, ये आपको बताया नहीं जाता, जो कि टोटली आपके अजम्पशन के ऊपर छोड़ दिया जाता है। और साथ ही इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा होता है एक बड़ी सी फार्मा कंपनी का, उसको लेके भी एक पॉइंट आता है, जहाँ पे ड्रग टेस्टिंग की जो भी रिपोर्ट है वो ऑलरेडी इनके पास मौजूद है। पर इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद भी ये लोग डिपेंड करते हैं एक एम्प्लॉय के ऊपर, जो कि कुछ हद तक सेंस नहीं बनाता। तो ये सारी चीजें आपको लेके चलनी पड़ेगी। पर इसके अलावा अगर आप सीरीज को देखो तो ये काफी हद तक एंटरटेन करने में कामयाब रहती है, और आप इजीली इसको बिंज वॉच भी कर लोगे। तो डेफिनेटली अगर आपको ब्रेकिंग बैड और नार्कोस जैसी सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज भी आपको पसंद आएगी। और साथ ही नेटफ्लिक्स के ऊपर एक और मूवी भी अवेलेबल हो चुकी है, जो कि डीमन सिटी नाम की जापानीज मूवी है, जिसको हिंदी और इंग्लिश में डब करके रिलीज किया गया है। और इस मूवी को देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि एक्शन मूवीज को लेके जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं हाल में, उसको एक अलग लेवल पे मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था, जो कि ये मूवी कुछ हद तक डिलीवर करती है और कुछ हद तक वही पुराना घिसा पिटा माल हमारे सामने रखती है, जहाँ जॉन विक की तरह ही एक एसेसिन दिखाया गया है, जिसको एक काम पीछे छोड़ के एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। और उसके लिए उसको एक मिशन दिया जाता है, और वो मिशन होता है याकुजा गैंग को क्लियर करना उस सिटी से, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया जाता है। पर बाद में इसको जो प्रॉमिस किया गया होता है उसमें उसको धोखा मिलता है और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। और 12 साल पैरालाइज होने के बाद जब वो नॉर्मल होता है तो वो अपना रिवेंज लेने निकल पड़ता है। यही इस 1.5 घंटे लंबी मूवी की कहानी है, जिसमें एक्शन का तड़का लगा दिया जाता तो ये मूवी काफी अच्छी बन सकती थी, जो कि कुछ कुछ जगह पे आपको दिखता भी है। पर साथ ही स्टोरी को थोड़ी सी गहराई देने के लिए यहाँ पे जो सिटी है और इसके अंदर जो विलन दिखाए गए हैं उनको एक जापानीज फोकलोर के साथ कनेक्ट करके बार बार दिखाया जाता है, जो कि हम इंडियन व्यूअर्स के लिए किसी भी वे में उतना ज्यादा कनेक्टिंग फील नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो मूवी की पेसिंग है उसको स्लो कर देता है। और साथ ही एक्शन के जितने भी सीक्वेंस यहाँ पे डाले गए हैं वो भी कोई ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं थे जो हमने इससे पहले देखे ही ना हो। पर हाँ, मूवी के अंदर एक वन टेक सीक्वेंस आता है जिसको स्टेयर्स के अंदर शूट किया गया है, वो काफी अच्छी तरीके से बनाया गया है। और कुछ हद तक मार्को मूवी के अंदर जो हमने देखा था उसका एक वेल पॉलिश वर्जन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर आप एक्शन मूवीज और वायलेंस के फैन हो तो डेफिनेटली इस मूवी को वन टाइम वॉच के हिसाब से देख सकते हो। और थर्ड मूवी है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, जहाँ लेट 90s में मालेगांव का एक फ्रेंड्स का ग्रुप डिसाइड करता है कि वो एक मूवी बनाएंगे, और वहीं से शुरू होती है उनकी आइकॉनिक जर्नी फिल्म मेकिंग की। और अगर आप फिल्म मेकिंग को लेकर थोड़े बहुत भी पैशनेट हो तो ये मूवी डेफिनेटली आपके लिए काम करेगी। पर हैविंग सेड दैट ये मूवी फिल्म मेकिंग के पैशन को उतनी अच्छी तरीके से शोकेस नहीं कर पाती,
और जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाए गए हैं उनके पर्सनल स्ट्रगल्स और मूवी को शूट करते हुए उनका क्या माइंडसेट रहा था उसको अच्छी तरीके से आपके सामने रखने में कहीं ना कहीं नाकाम रहती है। इसके चलते मूवी के अंदर जो भी चीजें हो रही है उसके यूनिक नैरेटिव के चलते आपको एक्साइट करने में कामयाब तो रहती है, पर किसी भी वे में आप उन कैरेक्टर्स के साथ उतना ज्यादा कनेक्टिंग फील नहीं कर पाते जितना ये मूवी पोटेंशियल रखती थी। और छावा में नमक से चंदन बने विनय सिंह भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस ने कभी भी हमको डिसअपॉइंट नहीं किया है और इस मूवी के अंदर भी उनका परफॉर्मेंस उसी लेवल का देखने को मिलता है। पर साथ ही उनके अलावा जितने भी एक्टर्स हैं उनका काम भी काफी ब्रिलियंट आपको नजर आता है। इसके अलावा टेक्निकल पॉइंट्स की बात करें तो डायरेक्शन और सेट डिजाइन जो भी किया गया है वो फील तो होता है, पर टाइम और लोकेशन को ध्यान में रखते हुए काफी अच्छी तरीके से सेट भी हो जाता है। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो इसकी सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी तरीके से की गई है, जहाँ कौन से पॉइंट पे ठहराव लाना है और कौन से पॉइंट पे नहीं लाना है इस चीज को स्क्रीन प्ले में काफी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके चलते आपको लगता है कि आप भी उस जर्नी में जुड़े हुए हो जो इन सभी कैरेक्टर्स की रही है। पर अगर आप थोड़ी बहुत भी क्वालिटी मूवीज देख के बैठे हो तो आपको फील हो जाएगा मूवी के एंड में कि इस मूवी के अंदर पोटेंशियल था जो कि ये मूवी डिलीवर करने में नाकामयाब रहती है और एट द एंड ये एक फील गुड फ्रेंडशिप वाली मूवी बन के रह जाती है, जिसको सिनेमा के पैशन के नाम पे बनाया तो गया है पर कहीं ना कहीं वो पैशन जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिख नहीं पाता। विद दैट बीइंग सेड ये था मेरा ओपिनियन इन तीनों ही कंटेंट्स को लेके। अगर आपने इनमें से कोई भी देख रखा है तो आपका क्या ओपिनियन बनता है ये शेयर कर देना कमेंट्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और बहुत पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।